देखिए क्वेश्चन नंबर 172 है आपका। कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा आईसीटी का प्रयोग करे। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। आप कोई सूचना यहाँ से कहीं दूसरी जगह भेजना चाह रहे हैं, आपका कोई मित्र है अमेरिका में बैठा हुआ है, आपने यहाँ पर कोई मैसेज टाइप किया, उसको पहुंच गया, इजीली आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर। ठीक है। इसी तरीके से आप घर बैठे बैठे सुबह के टाइम पे न्यूज़पेपर आता है, उसको आप लेते हैं, पढ़ लेते हैं इजीली। लेकिन उस न्यूज़पेपर के लिए आपको वेट करना पड़ता है ना, पूरे एक दिन। बट अगर सोचो, जब आप मोबाइल ओपन करते हैं, मोबाइल में आप जो न्यूज़ एप्लीकेशन होती हैं उनको टैप करते हैं, तो कोई भी न्यूज़ आपकी विद इन अ सेकेंड आप तक पहुंच जाती है इजीली। इंफॉर्मेशन इजीली आपको मिल रही है। ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बैठा हूँ हल्द्वानी में, आप लोग कहीं दूर दूर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन को इजी कर रहा है। इन्फॉर्मेशन तो जाएगी, इसमें कम्युनिकेशन भी हमारा हो रहा है। तो ये, तो हमेशा क्लासरूम के अंदर आईसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन बी है, कक्षा में बच्चों को हर प्रश्न करने के, बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को फ्रीडम दें कि बच्चे के मन में जो प्रश्न आ रहा है वो पूछे। इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और दूसरा फायदा होता है कि बच्चा आपके करीब आता है और आपको अपना मित्र समझता है, और एक टीचर के लिए एक फ्रेंड के जैसा होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि टीचर शुड बी अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ठीक। तो बच्चे का आपसे आत्मीयता होना, बच्चे के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको वो कर सके, आप उनके आंसर दें, तो इससे हेल्दी टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, तो ये जरूरी है। विषय को मौखिक एवं लिखित रूप से पढ़ाए। ठीक है, ये होता है, लेकिन ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट उतना नहीं है। रोज कक्षा में आए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आओगे चल जाएगा। तो शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों को अधिक से अधिक प्रश्न करने का अवसर दे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप लोग क्या आंसर क्या थे बताइए, देखते हैं जरा। और 173 का आंसर दीजिए अब आप लोग, तब तक देखते हैं आपके 172 में क्या आंसर आपने दिए थे। देखो, स्वप्निल के अकॉर्डिंग आंसर बी है इसका। ठीक है। इशू आपके अकॉर्डिंग सी है, बिल्कुल गलत। करिश्मा आपके अकॉर्डिंग सी। देखो, अब खुद सोचो ना, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड किस लेवल का है। अभी अभी आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, 3 में से 2 गलत हैं आपके, तो एग्जाम टाइम पे तो 2 नंबर गए आपके। तो इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंस मैथ्स रीजनिंग जीके का है, उस उतना ही इसका भी है, क्योंकि मार्क्स सबके लिए इक्वल है। चलो, इसका आंसर तो 173 का। पढ़ो। क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा हुआ है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन अभी जो डिस्कस कर पाएंगे, जितने 75 76 या 80 तक, वो ठीक है। उसके अलावा जितने नहीं हो पाएंगे, वो चाहे 2021 का पेपर हो, 2023 का हो, चाहे 2014 का हो, 16 का हो, 19 का हो, इस सारे के सारे आपने करने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है। तो देखिए, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। तो बच्चों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अब प्रश्नों के उत्तर बच्चा दे रहा है, तो क्या हम जान पाएंगे? सुनने की। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा सुनेगा, तो वो सही सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, इस बात को हम जान पाएंगे। ठीक है। दोहराने की, वो प्रश्न को दोहराएगा, तो ये तो कहीं लग नहीं रहा ठीक ठाक। सुनने, दोहराने और निर्देशों को समझने व उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता, ये इसका ऑप्शन हो सकता है कि आपने कुछ कहा बच्चों को। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं आप, बच्चा सुन रहा है और बच्चा उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सेज दे रहा है। ठीक है। सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए हुए को जानने की क्षमता, ये नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर बताने, सुनने बोलने की क्षमता। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी भी ऑप्शन में आ रहा है आपका, डी भी आ रहा है, अब इन दोनों में से क्या ऑप्शन ठीक हो सकता है? प्रश्न फिर दोबारा पढ़ना चाहिए आपको। ये पूछ रहा है कि मौखिक प्रश्न पूछकर, आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चा उसका उत्तर देगा, तो दोहराने जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं आएगी। और आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं बच्चे को, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा।
ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर बताने और सुनने बोलने की क्षमता। हालांकि ये भी बहुत सही उत्तर नहीं है इसका, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चा सही उत्तर बता पा रहा है, उत्तर गलत भी हो सकता है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है, अल्प दृष्टि बाधित मतलब कि देख सकता है लेकिन बहुत कम, नॉर्मल बच्चे की तरह वो साफ नहीं देख सकता, तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। तो अब जो बच्चा बहुत कम देख सकता है उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको श्यामपट्ट के नजदीक बैठाएंगे, उसको प्रतिभावान बच्चों के बीच में बैठाएंगे, जहां वह रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे, या उसको श्यामपट्ट के नजदीक बैठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा, देखो सामने बैठा तो दिया आपने, लेकिन आप बोर्ड पे लिख रहे हैं छोटा छोटा, तो बच्चे को समझ में आएगा नहीं कुछ भी। तो इसलिए जो बच्चे कम देख पाते हैं उनके लिए बड़े अक्षर लिखना जरूरी होता है। ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए जो बुक्स आती है ना, कभी अगर आप ब्लाइंड स्कूल में जाएं, ठीक, तो वहां पर आप देखेंगे दो तरह की कैटेगरी होती है। एक तो बच्चे जो बिल्कुल देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, वो अपने स्पर्श से पढ़ते हैं, उनके लिए आती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का यूज करते हैं ब्लाइंड बच्चे। ठीक है। दूसरे बच्चे वो होते हैं कि जिनका विजन 40% से कम होता है, देख सकते हैं लेकिन वो बहुत कम देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो किताबें आती हैं उनमें बड़े अक्षर होते हैं, है, लार्ज फॉन्ट वाली बुक्स आती हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े अक्षरों की जरूरत पड़ती है, और श्यामपट्ट में बड़े अक्षर लिख करके ही आप पढ़ा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, देखिए। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बच्चे के विकास के विभिन्न पहलू, पहलू मतलब वही एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस। ठीक है। क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप कक्षा कक्ष शिक्षण करने में हेल्प होती, बिल्कुल होती है। आप जब अलग अलग बच्चे आपके पास हैं, उन बच्चों का बैकग्राउंड आप जानेंगे, कि कोई बच्चा आपको लगता होगा कि हाँ ये बच्चा बहुत बैकवर्ड एरिया से आता है, ये बच्चा बहुत एडवांस एरिया से आता है, इस बच्चे का इंटेलिजेंस थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, ये बच्चा हिंदी बहुत अच्छा बोलता है, हिंदी में समझ में आता है इसको सब कुछ, ये बच्चा इसको हिंदी समझ में ही नहीं आती है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग तरह की भिन्नताएं बच्चे को देखने पड़ मिलेगी आपको। वो जब समझेंगे आप तभी एक अच्छी टीचिंग हो पाएगी। कल भी इस पर डिस्कशन हुआ था। शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो ये भी दोनों ही हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक स्व अप्रेरित बच्चा, स्व मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, उसे कहने की जरूरत नहीं है कि तू ऐसा कर वैसा कर, वो खुद से कर रहा है। जैसे एक तो होता है कि आपने कहा बच्चे से, बेटा 1 घंटा पढ़ ले, फिर मैं तेरे को एक चॉकलेट दे दूंगी, तो वो बच्चा चॉकलेट के लालच में पढ़ रहा है। दूसरा बच्चा है, उसे आपने कुछ नहीं कहा लेकिन वो खुद ही बैठ गया पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा है सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है। जिसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करता है अपने मन से। तो निम्नलिखित में से एक स्व प्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। वो हर कार्य को करने में उत्साहित बिल्कुल होता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है उसे करने में। कुछ भी कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा बिल्कुल करेगा। भाई जब आप खुद सोचो, जब कोई आप कोई काम करना चाह रहे हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आप अपना पूरा 100% देते हो उसमें। ठीक है। डांट के भय से कार्य नहीं करता ऐसा बच्चा, तो ए और बी हो जाएगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बताओ। असेसमेंट, आकलन, मैंने आपको पढ़ाया, अब मैंने कुछ प्रश्न किए आपसे, और आपके जो आंसर्स हैं उससे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया नहीं, तो मैं दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और अगर मुझे लगा कि हाँ आपको आ गया, तो अब मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें होती हैं। तो आकलन का उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों को नई कक्षा में प्रवेश देना बिल्कुल नहीं होता, बच्चों के उपलब्धि स्तर को जांचना ये होता है,
सीखने के दौरान कमियों की पहचान और निराकरण ये भी होता है। बच्चों को कितना प्रतिशत प्रश्न पत्र से ये नहीं होता। ठीक है। तो उपलब्धि स्तर को जांचना और सीखने के दौरान कमियों की पहचान और निराकरण, दोनों इसके आंसर होते हैं। ठीक है। कहाँ पर कुछ कमियां रह गई हैं, उसका कैसे हम दूर कर सकते हैं। अब इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि बी वाले में तो हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चे को इस स्तर का आ गया है, इस लेवल का आ गया है। बच्चा 100% लेके आ रहा है तो उसको कुछ आ गया, बच्चा 70% ला रहा है तो उसको कुछ अभी रह गया कुछ आना, बाकी 70% आ गया, ये हो रहा है। लेकिन सी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कि जो बच्चे को नहीं आया है ना, वो कौन कौन सा एरिया है जहां पर बच्चे को कठिनाई हो रही है, जहां बच्चे के सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं, और अब उन चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वास्तव में आकलन का जो उद्देश्य वो यही होता है। टीचर जब असेसमेंट करता है तो जानने की कोशिश करता है कि टीचर तो स्कूल में बच्चे को सब कुछ सिखाने के लिए गया हुआ है। अब वो जब टेस्ट लेगा तो किसी बच्चे को सब कुछ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उसे कहाँ कहाँ पर नहीं आ रहा, और ऐसा क्या किया जाए कि उस बच्चे को सब आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए है कमियों की पहचान और निराकरण। सवाल शैक्षिक अवसर मतलब हर बच्चे को एक जैसी पढ़ाई मिल सके। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। कथन से क्या तात्पर्य है कि सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना। ठीक है। सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे कि वो अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा ये ज्यादा बेटर है पहले वाले से। और सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। तो केवल टू लोगे इसमें तो काम चल जाएगा, क्योंकि टू के अंदर वो समाहित है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन दे रखा तो आपको दे दो आप ए में 1 एंड थर्ड वाला नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट में सॉरी सेकंड वाले में फर्स्ट ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है ना। तो अगर हम लेकिन अगर हम केवल दो बोलेंगे तो इसका मतलब एक को डिनाई कर रहे हैं, बट हमें एक को डिनाई तो नहीं कर सकते ना। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न को इंग्लिश में देखना जरूरी होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। इक्वालिटी मतलब होता है समानता। मतलब अगर दो लोग हैं और मेरे पास चार रोटियां हैं, समझिएगा इसको। हाँ, दो लोग हैं तो चार रोटियां हैं, दो दो बांटूंगा मैं, दो रोटी एक को, दो रोटी एक को, ये होगी समानता। बराबर मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इक्विटी का मतलब होता है, यस सर। ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समता। समता मतलब क्या होता है, समता मतलब ये होता है कि देखो पहले वाले केस में समानता में आपने दो रोटी इसको दो रोटी इसको दे दी। अब सोचो कि ये पहले वाले बंदे को तो एक ही रोटी की भूख है, इसकी डाइट ही एक रोटी है, खाते ही नहीं इससे ज्यादा ये। और दूसरा वाला जो है वो तीन रोटी खाता था, पेट भरता उसका। तो जब समानता की बात हमने करी तो आपने दो दो रोटी दोनों को दी, तो क्या हुआ, इसकी एक रोटी हो गई बर्बाद और इसको एक रोटी पड़ गई कम। तो कह सकते हैं कि आपका जो रिसोर्स है वो फुली यूज नहीं हो पाया, वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया एक जगह पर और एक जगह पर आपको कम पड़ गया। लेकिन ये हुआ किसमें, समानता में। लेकिन समता में क्या हुआ, आपने चार रोटियां थी आपने रख दी, आपने कहा भैया देखो ये चार रोटियां हैं, आपको जितनी चाहिए ले लो। इसने कहा सर मैं एक लूंगा, इसने कहा तीन लूंगा मैं। आपने कहा ठीक है ले लो, खत्म करो, खाओ, है ना। तो ये होगी समता। अगर यहाँ पर समता की बात ही करता है तो ऑप्शन दो ही ठीक होगा,
ऑप्शन एक बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। अब कोई सबको एक जैसी शिक्षा देना चाह रहे हैं आप, यानी कि आप हर बच्चे को साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे साइंस पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको साइंस समझ में आती नहीं है, तो जबरदस्ती पढ़ाओगे तो क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको अंग्रेजी देखना जरूरी है, इक्विटी लिखा है या इक्वालिटी लिखा हुआ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। ठीक है, हाँ। तो अगर इक्विटी है तो इसका आंसर सिर्फ दो होगा, और अगर इक्वालिटी है तो एक और तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम 179 पर, देखिए इसको। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखिए 179 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण से के संदर्भ में सत्य है? टीचिंग से रिलेटेड कौन सा टॉप स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? पहला है, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। टीचर भी एक्टिव है, बच्चा भी एक्टिव है। शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना, नहीं, गलत है। शिक्षण का अर्थ है सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग, ये भी नहीं है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होता है। ठीक है, ये आंसर तो ठीक है डी वाला, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं है, तो आंसर इसका क्या है? ए हो जाएगा। और आपने सभी ने ए ही आंसर किया था इसका, तो ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, नैतिक गुण, मोरल वैल्यूज, क्या सही है क्या गलत, दैट इज मोरल वैल्यूज। ठीक है, जब शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानी कहानी सुना करके कौन सीखता है आजकल भाई, है ना। कहानी तो सबको पता है, महात्मा गांधी सत्य बोला करते थे, लेकिन जो ये बात कह रहा है वो खुद सत्य नहीं बोलता। ठीक है, स्वयं नैतिक गुणों का अनुसरण करे, वो विद्यार्थी को विपरीत करे, ये ऑप्शन ठीक है कि आप अगर जिसके घर में पेरेंट्स हमेशा सही काम करते हैं, यानी कि सच बोलते हैं, धोखा नहीं देते किसी को, चीट नहीं करते, तो वो बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। अगर किसी घर में पेरेंट्स हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, चीट करते रहते हैं, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाता है। तो जैसा पेरेंट्स वैसे बच्चे, जैसा टीचर वैसे बच्चे, तो स्वयं नैतिक गुणों का अनुसरण करेगा तो बच्चे मोटिवेट होंगे। समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों की सामग्री नहीं, आज से पर नहीं, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, लो। यस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ये 181। आप लोग देखिए इसको, मैं डिस्कस ही कर देता हूँ फिर इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स आपके ग्रुप में हैं ही ऑलरेडी, तो अगर नहीं है तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए? अब माना कि आप टीचर हो, आपको कोई सिलेबस एक महीने में खत्म करना था बट नहीं कर पाया, क्या करोगे? पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। जहां तक पढ़ाया गया वहीं तक के प्रश्न पूछने, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी ये पाठ्यक्रम पूरा करने की बात कर रही है। अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बच्चों को बताने चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। विद्यार्थी को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल देखो, दो ही ऑप्शन ठीक रहेंगे आपके, ए और बी, कि या तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, और या फिर अगर नहीं कर सकते ऐसा, तो जितना आपने पढ़ाया है वहीं तक के आप क्वेश्चंस पूछिए। बट इससे क्या होगा, वो सिलेबस जो आपको दिया जाता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है अपना। अब माना मैथ्स है, मैथ्स के 3 सेक्शन होते हैं आपके। ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, एलजेब्रा हो गया, और ज्योमेट्री हो गया। अब आपने अर्थमेटिक और एलजेब्रा करा दिया, ज्योमेट्री आपने पढ़ाया नहीं है, और आप कहते हैं कि ठीक है मैं यहीं से क्वेश्चन लेता हूँ, तो गलत बात है ना। ये तो ये कौन पढ़ाएगा भाई, है ना, बताओ। तो इसके लिए करेंगे आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए तो अभी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप लोग तो बताइए। ये देखो इशू, तुम्हारा आंसर फिर गलत आया है इसका, इसी का आंसर दिया था आपने ये।
बी वाला। अच्छा, आपने इसका दिया होगा, 180 का दिया होगा ये तो। ठीक है, तो ठीक है फिर। आज की क्लास को ये वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में फिर से हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर परसों से अपना जो मैथ्स का टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे।